गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भूगोल में अपनी प्रश्नोत्तरी चल रही थी, उस प्रश्नोत्तरी का आज सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट देखते हैं। अगला आज का प्रश्न आपके सामने है। आज का प्रश्न, पहला प्रश्न है आपके सामने कि वेम्बनाद झील स्थित है, यानी कि आपसे पूछा गया है कि वेम्बनाद झील कहाँ स्थित है। पहला विकल्प है आंध्र प्रदेश, दूसरा है केरल, तीसरा है ओडिशा और चौथा विकल्प है तमिलनाडु राज्य। यानी कि वेम्बनाद झील किस राज्य में स्थित है। अगर अपन वेम्बनाद झील की बात करें तो यह वेम्बनाद झील स्थित है केरल राज्य में। कहाँ स्थित है? केरल राज्य में। यह केरल राज्य के 3 झीलों की सीमा को स्पर्श करती है। इस वेम्बनाद झील की बात करें तो यह केरल राज्य की सबसे बड़ी झील है। अगर बात की जाए तो केरल राज्य की सबसे बड़ी झील है वेम्बनाद झील। और आपको पता ही है, अपन ने पिछली क्लास में चर्चा की थी। इस वेम्बनाद झील के बारे में अगर देखा जाए तो यह एक संरक्षित क्षेत्र है, या यूं कहे कि यह एक रामसर साइड है। क्या है? रामसर स्थल, या यूं कहे वेटलैंड भूमि, या यूं कहे आर्द्र भूमि क्षेत्र स्थित है। तो रामसर की अगर बात की जाए तो रामसर स्थल जो है, यह स्थल स्थित है ईरान में। कहाँ स्थित है? ईरान में स्थित है। और ईरान में 1971 में इस रामसर शहर के अंतर्गत एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और उस सम्मेलन के तहत यह निर्धारित किया कि जो जैव आरक्षित, या यूं कहें कि जो दलदली क्षेत्र, या यूं कहें जो जीवों के लिए संरक्षित क्षेत्र है, या ऐसे क्षेत्र जहां प्राकृतिक वनस्पति तथा जीवों का संरक्षण किया जा सके, उसे रामसर स्थल या वेटलैंड या नम भूमि क्षेत्र घोषित किया जाए। तो याद रहे, केरल राज्य में स्थित है वेम्बनाद झील, जो केरल राज्य की सबसे बड़ी झील है, तथा यह एक रामसर स्थल या नम भूमि या वेटलैंड क्षेत्र है। और रामसर स्थल मुख्य रूप से ईरान शहर में स्थित है। तो वहां जो शहर की विशेषता थी उस आधार पर चिन्हित किए गए थे अन्य स्थल। तो वेम्बनाद झील कहाँ स्थित है? केरल राज्य में। केरल राज्य की सबसे बड़ी झील वेम्बनाद है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। क्या प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यानी कि आपके सामने एक तरफ झीलें लिखी गई है, दूसरी तरफ आपके सामने है राज्य। यानी कि आपको सही बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो वेम्बनाद झील की अपन ने अभी चर्चा की थी। वेम्बनाद झील की बात करें तो वेम्बनाद झील कहाँ स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। फिर लोकटक झील की अगर बात की जाए तो लोकटक झील स्थित है मणिपुर राज्य में। कहाँ स्थित है? मणिपुर। और आपके सामने यहाँ विकल्प दिया मेघालय, यानी कि दूसरा विकल्प सही नहीं है। लोकटक झील की अगर बात की जाए तो लोकटक झील स्थित है मणिपुर राज्य में। किस राज्य में स्थित है? मणिपुर राज्य में स्थित है। और लोकटक झील की अगर बात की जाए तो यह लोकटक झील पूर्वोत्तर राज्यों की, कहाँ की अगर बात करें अपन इस लोकटक झील के संदर्भ में अगर अपन चर्चा करें तो लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील। बात समझ में आई आपको? यानी कि अगर अपन लोकटक झील की बात करें तो मणिपुर राज्य में स्थित है, तथा यह पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील की एक और विशेषता है। इस लोकटक झील की विशेषता के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर एक नेशनल पार्क स्थित है जिसका नाम है केयबुल। क्या नाम है? केयबुल लामजोव। क्या नाम है? केयबुल लामजाओ। केयबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क स्थित है लोकटक झील के अंदर। इस केयबुल लामजाओ नेशनल पार्क की एक विशेषता है कि यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ
राष्ट्रीय उद्यान या तैरता हुआ उद्यान है। तैरता हुआ उद्यान है, यानी कि लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट, इस झील की विशेषता के बारे में अगर अपन बात करें तो यहाँ इस झील के अंदर केयबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो एक तैरता हुआ उद्यान, यानी कि यहाँ पर जो टापू या द्वीप बने हुए हैं उन द्वीपों पर स्थित है और यह एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद अगर बात करें इस केयबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में संगई प्रजाति का हिरण पाया जाता है। किस प्रजाति का? संगई प्रजाति का हिरण पाया जाता है, जो विलुप्ति की कगार पर है। तो बात आपको समझ में आई है। अपन बात कर रहे हैं लोकटक झील की। राज्य पूछे तो केरल, विशेषता में पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। इस लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं। उन द्वीपों पर केयबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट अगर आगे बात करें तो अगला विकल्प आपके सामने है डल झील, कश्मीर राज्य में स्थित है। पुलिकट आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो यह बी विकल्प इसका सही होगा। तो क्लियर हुई बात। वेम्बानद झील केरल राज्य, लोकटक झील मणिपुर राज्य, डल झील कश्मीर और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यानी कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है पुलिकट झील। नेक्स्ट अगर आगे बात करें तो डल झील की विशेषता के संदर्भ में अगर बात करें तो डल झील हाउस बोट के लिए जानी जाती है। किसके लिए? हाउस बोट के लिए जानी जाती है, जिसे आप कह सकते हो शिकारे। क्या कह सकते हो? शिकारे या हाउस बोट के लिए प्रसिद्ध है डल झील। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर अपन बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने पुनः झीलों के संबंध में ही। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? झील और अवस्थिति, यानी कि झील और राज्य के संदर्भ में प्रश्न पूछा है। पहला विकल्प है आपके सामने लोनार झील। अगर लोनार झील की बात की जाए तो लोनार झील महाराष्ट्र राज्य के बुल्ढाना जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र राज्य के बुल्ढाना जिले में स्थित है लोनार झील। और लोनार झील ज्वालामुखी के क्रेटर द्वारा निर्मित झील है। ये किस झील का उदाहरण है? क्रेटर झील का उदाहरण है। यानी कि लोनार झील के सामने विकल्प दिया है मध्य प्रदेश, जो गलत है। लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य का बुल्ढाना जिला तथा क्रेटर झील का उदाहरण है। दूसरा विकल्प है आपके सामने नक्की झील। नक्की झील की अगर बात करें तो नक्की झील माउंट आबू सिरोही का जो एरिया है वहां स्थित है। माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है। इसकी विशेषता के संदर्भ में बात करें तो नक्की झील के संदर्भ में किंवदंतियां हैं कि देवताओं ने इसे अपने नाखूनों से खोदा है। इस प्रकार की किंवदंती या काल्पनिकता इस प्रकार की बताई जाती है। मान्यता है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदा है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जो सर्दियों में जम जाती है, यानी कि नक्की झील के सामने गुजरात ऑप्शन भी गलत है। तो नक्की झील माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, जो एक मीठे पानी की झील है। तीसरा विकल्प है आपके सामने कोलेरू। कोलेरू की अगर बात की जाए तो कोलेरू झील एक अंडाकार आकृति लिए हुए है। इसकी आकृति की अगर बात की जाए तो अंडाकार झील है। कैसी है? अंडाकार आकृति है कोलेरू झील की। और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, जो एक मीठे पानी की झील है। कैसी है? मीठे पानी की झील है। चौथे विकल्प की बात करें तो चौथा विकल्प है आपके सामने पुलिकट झील। इस पुलिकट झील की अगर बात की जाए तो पुलिकट झील खारे पानी की झील है। कैसी है? खारे पानी की झील है तथा पुलिकट झील तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। कहां पर? तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। अपन ने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि पुलिकट झील के किनारे या पुलिकट झील में सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थित है। यानी कि आपके सामने स्थिति क्लियर हो चुकी है कि लोनार झील क्रेटर निर्मित झील महाराष्ट्र में है, नक्की झील माउंट आबू राजस्थान,
कोलेरू झील आंध्र प्रदेश और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में ही स्थित है, यानी कि सही विकल्प कौन सा होगा, कोलेरू आंध्र प्रदेश राज्य। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कयाल क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि कयाल क्या है। यहाँ कयाल के संदर्भ में प्रश्न पूछा है। पहला विकल्प है तराई मैदान, दूसरा गंगा डेल्टा, तीसरा विकल्प है दक्कन पठार की रेगड़ और चौथा है केरल के लेगुन। यानी कि अपन ने पिछली क्लासों में चर्चा की थी कि कयाल, दो तीन शब्द आए थे आपके सामने। एक शब्द बताया था मैंने कयाल, एक था लेगून, एक था करेवा, और एक उदाहरण बताया था मैंने आपके सामने प्लाया, या टाट, या यूं कहें रन, प्लाया या रन। इस प्रकार के उदाहरण देके मैंने आपको बताया था। यहां अगर विकल्पों की बात करें तो तराई मैदान एक दलदली क्षेत्र है। क्या है, दलदली क्षेत्र है। डेल्टा, गंगा डेल्टा की अगर बात करें तो डेल्टा यानी कि नदी का समुद्र में मिलने से पहले कई धाराओं में विभाजित होना, इस स्थलाकृति को डेल्टा कहते हैं। केरल के लेगुन की अगर बात की जाए तो कयाल जो है एक लेगुन झील का उदाहरण है। क्या है, लेगुन झील का उदाहरण है, यानी कि पश्चिमी घाट की पूर्वी घाट। लेगुन की अगर बात करें तो लेगुन पूर्वी घाट पर स्थित खारे पानी की झीलें हैं। कहां स्थित है, पूर्वी घाट पर स्थित खारे पानी की झीलें कहलाती लेगुन। जबकि कयाल की अगर बात करें तो कयाल पश्चिमी घाट पर स्थित खारे पानी की झीलें हैं, क्लियर हो गई बात। फिर अगर बात की जाए केरल के लेगुन, कयाल केरल में स्थित लेगुन झील का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, लेगुन झील का उदाहरण है। पुनः रिपीट करता हूं मैं, तो कयाल की अगर बात की जाए तो यह खारे पानी की झीलों का उदाहरण है। और केरल की जो लेगुन यानी कि केरल में स्थित जो खारे पानी की झीलें हैं, क्या है, खारे पानी की झीलें, केरल में स्थित जो खारे पानी की झीलें हैं वो क्या कहलाती है, लेगुन या कयाल के नाम से जानी जाती है। प्लाया या तट राजस्थान में स्थित है खारे पानी की झीलें, और करेवा जो है वो कश्मीर में स्थित है, केसर की खेती के लिए जानी। तो केरल की जो लेगुन है वो क्या कहलाती है, कयाल के नाम से जानी जाती है। अब यहाँ केरल में स्थित झीलों के उदाहरण की अगर बात की जाए तो केरल में स्थित प्रमुख लेगुन की अगर बात करें अपन, केरल में स्थित प्रमुख लेगुन की अगर बात करें तो पुन्नामदा, फिर अगर बात की जाए तो अष्टमुद्दी, पुन्नामदा, अष्टमुद्दी, वेम्बनाद आदि केरल में स्थित प्रमुख लेगुन के उदाहरण हैं। तो कयाल क्या है, खारे पानी की झीलें हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई। क्या प्रश्न है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई। पहला विकल्प है अरबी भाषा से, स्पेनिश भाषा से, या फिर हिंदी भाषा से, या यूं कहें आंग्ल भाषा से। तो मानसून शब्द की अगर अपन बात करें तो मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है मौसिम शब्द से। किससे हुई है, मौसिम शब्द से। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, मौसिम शब्द से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई। इस मौसिम शब्द के अर्थ की अगर बात करें, इस मौसिम शब्द का अर्थ होता है मौसम या ऋतु। मौसम शब्द से अर्थ क्या है, मौसम या ऋतु, मौसम या ऋतु। मौसम या ऋतु है तो मौसिम शब्द किस भाषा का है, अरबी भाषा का। और इस अरबी भाषा के मौसम शब्द से तात्पर्य मौसम या ऋतु, और इसी से बना है मानसून। क्लियर हो गई ना बात।
तो मानसून किस भाषा का शब्द या मानसून की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति कौन सा विकल्प? ए, अरबी भाषा से। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? राज्य पूछा है, उसमें पहला विकल्प है असम, दूसरा विकल्प है पश्चिम बंगाल, तीसरा विकल्प है महाराष्ट्र और चौथा विकल्प है केरल। यानी कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो मानसून के आगमन की अगर अपन बात करें तो मानसून के आगमन के संदर्भ में अगर देखें अपन तो ये है आपका प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र और इस तरफ है आपका ये वाला एरिया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उस दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अगर बात करें तो हिंद महासागर या यूं कहें दक्षिणी पश्चिमी मानसून भूमध्य रेखा को पार करने के बाद इसकी स्थिति कुछ इस प्रकार से बनती है। तो भूमध्य रेखा को पार करने के बाद जब यहां आगे बढ़ता है तो अगर देखा जाए तो ये वाला जो एरिया है आपके, ये क्षेत्र है आपके सामने केरल का। कहाँ का क्षेत्र है? केरल का क्षेत्र है, केरल राज्य। केरल राज्य की बात करें तो इससे पहले अगर देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मानसून पहुंच जाता है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर बात करें अपन तो लगभग 25 मई के आसपास अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर मानसून पहुंच जाता है और केरल पहुंचते पहुंचते तारीख आ जाती है 1 जून। यानी कि 1 जून को केरल राज्य में मानसून टकराता है। अगर केंद्र शासित प्रदेश या क्षेत्र पूछा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे पहले वर्षा सबसे पहले मानसून का आगमन या वर्षा होती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 25 मई। राज्य की अगर बात करें तो राज्य कौन सा है? केरल है, 1 जून को। यानी कि यहां सही विकल्प क्या होगा? केरल। तो भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल राज्य। राज्य पूछा जाए तो क्या है? केरल। क्षेत्र पूछा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपके सामने कि राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। यानी कि राजस्थान में जो मई और जून महीनों में धूल भरी आंधियां चलती है उसके लिए क्या उत्तरदायी या कौन उत्तरदायी है? पहला विकल्प है कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति। दूसरा प्रश्न है अरावली पहाड़ियां दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर। तीसरा विकल्प है अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति। और फिर विकल्प दिया है पहला दूसरा तीसरा, फिर पहला दूसरा और फिर चौथा। यानी कि प्रश्न है आपके सामने कि मई जून महीने में जो धूल भरी आंधियां चलती है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? पहला है संवहनी धाराएं जिम्मेदार है, दूसरा है अरावली का दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के समानांतर होना, या चौथा है पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति। ये बात हुई है। अब अगर देखा जाए धूल भरी आंधियों के संदर्भ में तो सबसे पहला विकल्प है संवहनी धाराएं। तो अब संवहनी धाराएं क्या है उसके संदर्भ में अपन बात करते हैं। तो संवहनीय धारा, इस संवहनी धारा या संवहनी हवाओं की उत्पत्ति कैसे हुई सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो संवहनी धाराओं की उत्पत्ति के बारे में अगर बात करें तो तापमान में भिन्नता के कारण, किसके कारण? तापमान में भिन्नता, तापमान में भिन्नता के कारण, किसके कारण? तापमान में भिन्नता के कारण संवहनी धाराओं की उत्पत्ति होती है। और तापमान में भिन्नता के कारण गैस या तरल पदार्थ में गति होना या ऊष्मा का स्थानांतरण होना। यानी कि अगर बात की जाए तो मई और जून महीने की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मई और जून महीने की बात हो रही है। इस मई और जून महीने की अगर अपन बात करें
तो राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो यहां पर स्थित है आपके सामने थार का मरुस्थल। क्या स्थित है? थार का मरुस्थल। और थार के मरुस्थल के संदर्भ में अगर बात करें तो थार का जो मरुस्थल है, इस थार के मरुस्थल में मई और जून महीने में भीषण गर्मी पड़ती है। क्या पड़ती है? भीषण गर्मी पड़ती है। इस भीषण गर्मी के कारण तापमान में वृद्धि होती है। क्या होती है? तापमान में वृद्धि होती है। मई और जून महीने में तापमान में वृद्धि होगी, यानी कि तापमान में भिन्नता आएगी। तापमान में वृद्धि के कारण यहां पर न्यून वायुदाब का केंद्र बनेगा। थार के मरुस्थल में क्या बनेगा? न्यून वायुदाब। न्यून वायुदाब का केंद्र बनेगा और न्यून वायुदाब के केंद्र के कारण यानी कि लो प्रेशर बनेगा। क्या बनेगा? लो प्रेशर बनेगा। और आपने पवनों के संदर्भ में देखा ही होगा, पवनों की गति, किसकी? पवनों की जो गति है वह गति होती है हाई प्रेशर, उच्च वायुदाब से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनों की गति होती है। अब थार के मरुस्थल में क्या हुआ? तापमान में भिन्नता के कारण, किसके कारण? तापमान में भिन्नता के कारण, या यूं कहें कि संवहनी क्रिया हुई। मतलब सीधा सा क्या हुआ? थार के मरुस्थल में मई और जून माह में क्या हुआ? तापमान में वृद्धि हुई। तापमान में वृद्धि होने के कारण न्यून वायुदाब का केंद्र बना। न्यून वायुदाब का केंद्र बनने के कारण पवन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर लौटी, यानी कि पवनों की गति हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हुई। निम्न वायुदाब की ओर पवनों की गति हुई। इस कारण जब पवन हाई प्रेशर से लो प्रेशर यानी कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बढ़ रही है, तो बढ़ने के कारण मार्ग में जो धूल या यूं मिट्टी जो थी उसे अपने साथ उड़ा के ले गई। तो संवहनीय क्रिया जो है, इस संवहनीय क्रिया के कारण थार के मरुस्थल में धूल भरी आंधियां चलती है। किसके कारण चलती है? संवहनी क्रिया। और संवहनी क्रिया क्या है? तापमान में भिन्नता के कारण गैस या तरल पदार्थ में गति का होना, ऊष्मा का स्थानांतरण होना। गैस यानी कि हवाएं या तरल पदार्थ जो पानी है, इसमें गैस या तरल पदार्थों में गति होना ही संवहनीय क्रिया है। तो संवहनी क्रिया याद रहे, सीधा सीधा धूल भरी आंधियों के लिए जिम्मेदार है। दूसरा विकल्प है अरावली पहाड़ियों का दक्षिण पश्चिमी हवाओं के समानांतर होना। यहाँ कोई अवरोध नहीं है, जो दक्षिणी पश्चिम मानसून है वो अरावली के समानांतर निकल जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और तीव्रगामी पूर्वी हवाओं का भी यहाँ कोई रोल नहीं है। तो धूल भरी आंधियों के लिए जिम्मेदार है केवल संवहनीय धाराएं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्लियर हो गई ना बात? तो धूल भरी आंधियों के लिए जिम्मेदार क्या है? संवहनीय क्रियाएं जिम्मेदार है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से, वापस होती मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, या संवहनिक वर्षा से। संवहनिक वर्षा से। अब अगर बात की जाए यहां पर ऑप्शन डी की संवहनी वर्षा, तो संवहनी वर्षा होती है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। कहां पर होती है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में तापमान की भिन्नता पाई जाती है, इस कारण भूमध्य रेखीय क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होती है। और भूमध्य रेखा से भारत लगभग 876 किलोमीटर दूर है। तो भूमध्य रेखा या भूमध्य रेखीय क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होती, यह गलत है। भारत में इसका कोई रोल नहीं है। फिर बात की जाए उत्तरी पूर्वी मानसून से, तो उत्तरी पूर्वी मानसून की बात करें या यूं कहें लौटते हुए मानसून से, तो लौटते हुए मानसून की अगर बात करें अपन, तो लौटते हुए मानसून के संदर्भ में अगर देखा जाए तो जो उत्तरी पूर्वी मानसून है, कौन सा? उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून। तो इस लौटते हुए मानसून की बात करें तो उत्तरी पूर्वी मानसून की वह शाखा जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से होकर गुजरती है, वह बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर मालाबार तट पर वर्षा करती है। कहां करती है? मालाबार तट, यानी कि तमिलनाडु जो राज्य है वहां पर, इस क्षेत्र में मालाबार तट पर वर्षा करती है। तो न के बराबर वर्षा प्राप्त होती है, यानी कि मालाबार तट से ही, तट को उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त होती है। और यहाँ पूछा है कि सर्वाधिक वर्षा, तो उत्तरी पूर्वी मानसून से भारत में या लौटते हुए मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा नहीं होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से।
किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो सही विकल्प क्या है? सी, दक्षिण पश्चिमी मानसून। नेक्स्ट प्रश्न की अगर अपन बात करें तो अगला प्रश्न है आपके सामने कि उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य, यानी कि लौटता हुआ मानसून। अभी मैंने आपको बताया था उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा किस राज्य को में होती है? तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की अगर अपन बात करें तो अगला प्रश्न है आपके सामने मैंगो सावर या यूं कहें आम्र वर्षा संबंधित है। पहले तो बात करें मैंगो सावर या आम्र वर्षा है क्या। तो आम्र वर्षा की अगर बात की जाए तो यह वर्षा जो है मैंगो सावर है मानसून पूर्व वर्षा। क्या है? मानसून पूर्व वर्षा, यानी कि मानसून के आने से पहले जो वर्षा हुई है उस वर्षा को नाम दिया है आम्र वर्षा। अब यहाँ है आमों की बौछार, गलत है। आम का टपकना, गलत है। बिहार बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, ये भी गलत है। तो आम की फसल देखो है क्या चीज, मैं आपको बताता हूं कि मार्च अप्रैल, जो मार्च अप्रैल का महीना है, इस मार्च अप्रैल के बाद या यूं कहें मई जून में मानसून आ ही जाता है। तो मानसून से पहले, यानी कि मानसून आने से पहले जो भारत के पश्चिमी तट यानी कि जो केरल राज्य है, इस केरल राज्य में मानसून पूर्व जो वर्षा होती है, यह कर्नाटक और केरल का जो एरिया है, इस क्षेत्र में मानसून से पहले जो वर्षा होती है, उस वर्षा के कारण आम की फसल को पकने में सहायता मिलती है। क्लियर हो गई ना बात। तो यह आम की फसल के लिए उपयोगी है, इस कारण इसे आम्र वर्षा कहते हैं। तो मानसून पूर्व केरल व कर्नाटक राज्य, कौन सा? केरल व कर्नाटक राज्य में मानसून पूर्व केरल व कर्नाटक राज्य में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? आम्र वर्षा कहलाती है। इसी का दूसरा नाम अगर देखा जाए तो दूसरा नाम है चेरी ब्लास्म। चेरी ब्लास्म की अगर बात करें तो चेरी ब्लास्म आता है कर्नाटक में। कहां? कर्नाटक। यह कहवा या कॉफी उत्पादन के लिए लाभदायक है, यानी कि कर्नाटक राज्य में मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहते हैं? चेरी ब्लास्म या फूलों वाली बौछार। तथा केरल और कर्नाटक दोनों राज्य की बात करें तो वहां मानसून पूर्व वर्षा को कहते हैं आम्र बौछार या आम्र वर्षा। सॉरी, आम्र वर्षा, आम्र बौछार नहीं, आम्र वर्षा। मैंगो सावर आम की फसल के लिए लाभदायक है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर अपन बढ़ते हैं। आपके सामने अगला प्रश्न है कि जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहां आती है या बाढ़ कहां आएगी? तो पुष्कर घाटी की अगर बात करें कि पुष्कर घाटी में अगर बाढ़ आई, तो पुष्कर घाटी के संदर्भ में अगर अपन बात करें, यानी कि जो अजमेर जिला है आपका, कौन सा जिला है? अजमेर। इस अजमेर जिले में स्थित है नाग पहाड़, और इस नाग पहाड़ से एक नदी निकलती है। नाग पहाड़, अजमेर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। इस लूनी नदी की बात करें, इस लूनी नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ एक शहर है जिसका नाम है बालोतरा। कौन सा शहर? बालोतरा। यानी कि जब पुष्कर घाटी में तीव्र गति से बरसात होगी तो नदी का जलस्तर बढ़ेगा, लूनी नदी का जलस्तर बढ़ेगा, और लूनी नदी के पेटे से नीचे, यानी कि लूनी नदी का जो समुद्र तल है उस तल से नीचे बसा हुआ है बालोतरा शहर। तो बाढ़ कहां आएगी? बालोतरा शहर में आएगी। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट अगले प्रश्न की अगर अपन बात करें तो अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से, अरब सागरीय मानसून से, या लौटते हुए मानसून से। बात की गई है शीतकाल की। अब शीत ऋतु की अगर बात करें तो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उस वर्षा के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो शीत ऋतु में यह क्षेत्र है आपके सामने भूमध्य सागर का। कौन सा क्षेत्र है?
भूमध्य सागर, भूमध्य सागर का एरिया। क्लियर हो गई बात। और शीत ऋतु में अगर देखें तो सूर्य की स्थिति होगी दक्षिणायन। सूर्य कहां होगा? 22 दिसंबर की अगर बात करें तो सूर्य चमकेगा सीधा मकर रेखा पर। मकर रेखा पर सूर्य कहां चमक रहा है? मकर रेखा पर। यानी कि यहां पर क्या बन रहा है? लो प्रेशर, निम्न वायुदाब। और उत्तर में क्या बन रहा है? हाई प्रेशर बन रहा है। तो हाई प्रेशर बनने के कारण पवनें क्या होगी? उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ होगी। तो इसी समय भूमध्य सागर से चक्रवात की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? चक्रवात की उत्पत्ति होती है। और यहां चक्रवात जेट स्ट्रीम की सहायता से भारत में प्रवेश करता है पश्चिमी दिशा से। हिमालय से टकरा करके इसकी दो शाखा बढ़ जाती है, एक हिमालय के उत्तर में और एक हिमालय के दक्षिण में, जिससे उत्तरी भारत में वर्षा होती है। यानी कि भूमध्य सागर से उठने वाले विक्षोभ, भूमध्य सागर से उठने वाले जो विक्षोभ है, ये विक्षोभ पश्चिमी दिशा से भारत में प्रवेश करते हैं। इस कारण इन्हें कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। यानी कि उत्तरी मैदानों में शीतकाल में जो वर्षा होती है वो होती है पश्चिमी विक्षोभ से। पश्चिमी विक्षोभ यानी कि पश्चिमी चक्रवात। और इन चक्रवातों की उत्पत्ति कहां से होती है? भूमध्य सागर से होती है। क्लियर हो गई बात। तो सही उत्तर क्या होगा? पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की अगर अपन बात करें तो अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्राकृतिक आपदाओं को सूची सेकंड प्रदेशों से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यानी कि पहला आपके सामने दिया गया है प्राकृतिक आपदा और दूसरा दिया गया है प्रदेश। पहला विकल्प है आपके सामने बाढ़, ठीक है ना, बाढ़। यानी कि पूछा गया है कि भारत में जो बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं हैं वह किस प्रदेश में आएगी। तब बाढ़ की अगर बात करें तो बाढ़ कहाँ आएगी? जहां पर तीव्र वर्षा होगी, अधिक वर्षा के कारण नदियों का जल अत्यधिक तीव्र गति से या नदियों का जल नदी के पेटे को पार करके बाहर आएगा। तो तीव्रगामी या यूं कहें सदावाहिनी नदियों की बात की जाए तो भारत में बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र है उत्तर प्रदेश तथा बिहार का मैदान। कहाँ का? उत्तर प्रदेश तथा बिहार। यानी कि बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना, बिहार की अगर बात करें तो कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं, तो कोसी नदी। इन नदियों में उफान के कारण उत्तर भारत में बाढ़ के हालात बनते हैं। तो बाढ़ किस क्षेत्र में आएगी? यहां पर तीसरा विकल्प सही होगा, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान। फिर नंबर 2 पर है भूकंप। भूकंप की अगर बात करें अपन तो भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है वो है आपका हिमालय पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी जो क्षेत्र है वो है प्रायद्वीपीय पठार का एरिया। अब इस प्रायद्वीपीय पठार की अगर बात करें तो ये वाला एक दृढ़ भूखंड है। क्या है? दृढ़ भूखंड है। प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का अवशेष और दृढ़ भूखंड है प्रायद्वीपीय भारत। जबकि हिमालय की अगर बात करें तो हिमालय का वर्तमान में भी उत्थान हो रहा है। किसका उत्थान हो रहा है? हिमालय का। तो हिमालय का वर्तमान में भी उत्थान हो रहा है, यानी कि यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक गतिविधि अभी भी क्रियान्वित है। तो हिमालय का जो गिरिपाद या हिमालय का जो क्षेत्र है वहां पर भूकंप वर्तमान में सक्रिय है। तो भूकंप कहाँ आएंगे? हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र, यानी कि पहला सही है। फिर बात करें अपन सूखे की अगर बात करें तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, इस प्रायद्वीपीय पठार में जो महाराष्ट्र का जो एरिया है यहाँ पर वृष्टि छाया प्रदेश का क्षेत्र है। क्या है? वृष्टि छाया प्रदेश का क्षेत्र है ये वाला एरिया, पूरा का पूरा वृष्टि छाया प्रदेश। उसके बाद अगर बात की जाए तो जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वह पूर्वी घाट के समानांतर आगे बढ़ती, तो यह क्षेत्र भी कम वर्षा प्राप्त करता है। क्लियर हो गई ना बात। तो मध्य और पूर्वी भारत का जो क्षेत्र है वह सूखे से प्रभावित रहता है। उसके बाद बात करें अपन चक्रवात की, तो चक्रवात की अगर बात की जाए तो जब बंगाल की खाड़ी में तापमान में वृद्धि होगी, यानी कि मानसून से पूर्व जो तापमान में क्या हो रही है, तापमान में अगर वृद्धि होती है, क्या होती है? तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि के कारण लो प्रेशर बनेगा। अगर केंद्र में लो प्रेशर है तो यहां पर घड़ी की विपरीत दिशा में चक्रवात या पवने घूर्णन करेगी। तो घड़ी की विपरीत दिशा में घूर्णन होगा,
यानी कि तापमान में वृद्धि, लो प्रेशर के कारण पवन हाई प्रेशर की ओर जाएगी, यानी कि केंद्र में न्यून वायुदाब का केंद्र बना, केंद्र में न्यून वायुदाब बनने के कारण घड़ी की विपरीत दिशा में पवनों ने गति करना प्रारंभ किया, और यहां से घड़ी की विपरीत दिशा में गति करते हुए ये पश्चिम दिशा की ओर जैसे ही आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने के कारण इस पूर्वी तट से टकराएंगे। किससे टकराएंगे? पूर्वी तट से, यानी कि जो झारखंड और ये मैं यहां बना देता हूं पुनः, ये वाला एरिया बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी आपके सामने। इस बंगाल की खाड़ी में तापमान में वृद्धि के कारण पवनें लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर गमन करेगी, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में चक्रवात उठेंगे और पूर्वी घाट से टकराएंगे। तो ओडिशा और झारखंड का जो एरिया है यहां पर चक्रवात की समस्या उत्पन्न होगी, जबकि अरब सागर में अगर लो प्रेशर की स्थिति बनती है और घड़ी की विपरीत दिशा में चक्रवात उठता है तो ये पाकिस्तान की तरफ मुड़ जाएगा, यानी कि जो पश्चिमी घाट है इस पश्चिमी घाट में चक्रवात कम आते हैं। यहां पर चक्रवात की इतनी समस्या नहीं है जितनी बंगाल की खाड़ी या पूर्वी घाट के क्षेत्र में, यानी कि चक्रवाती वर्षा सर्वाधिक कहां होगी? पूर्वी घाट में होगी, पश्चिमी घाट में नहीं होगी। तो जो चक्रवात है वह झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा का जो क्षेत्र है वह प्रभावित है, यानी कि 3, 1, 4, 2 सही विकल्प होंगे, 3, 1, 4, 2 बी विकल्प सही होगा यहाँ पर। तो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है भारत में? उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश और बिहार का एरिया। भूकंप प्रभावित क्षेत्र हिमालय का गिरिपदीय क्षेत्र, सूखा मध्य और पूर्वी भारत, और चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र हैं झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा का भाग, या यूं कहें बंगाल की खाड़ी के निकटवर्ती क्षेत्र चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र हैं। ये थे आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट बात करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।